हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही छोटू सा चैप्टर है जिसमें मेनली आपके 4-5 टॉपिक्स बने हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आपको 6 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बाकी आपको 1-2 नंबर में मिल जाएंगे या MCQ के अंदर आपके CUET में भी और बोर्ड्स में भी, सही है। अब नोट्स के लिए बच्चे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है humanities_corner। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, साथ के साथ आप पर्सनली अपने डाउट्स के साथ मुझसे कनेक्ट भी कर पाओगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबली, यानी आप ऑल अराउंड जो आपका ग्लोब है उसके अंदर आप घूम फिर सकते हो, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें एज अ कॉन्सेप्ट, इट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज, यानी वो फ्लो जो आपके ऑल अराउंड द ग्लोब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आइडिया है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है ना। हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट करके रखते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आइडिया गया, सिमिलर सिस्टम बना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। उसके बाद कैपिटल हो सकता है पैसा, एक जगह से दूसरी कंट्री आप लगा सकते हो, कोई कंट्री दूसरी कंट्री में आकर के इन्वेस्ट करती है, राइट। तीसरा कमोडिटीज है ना, हर जगह आए दिन हम आसपास अपने कितनी सारी चीज़ें देखते हैं जो किसी दूसरे देश से आती है, या फिर हमारे देश से बहुत सारी स्पाइसेस हो गए, बहुत सारे क्लोथ्स हो गए, है ना, वो दूसरे एरियाज के अंदर इंपोर्ट होते हैं। फोर्थ, पीपल मूविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, है ना। आप एजुकेशन के लिए आपके बहुत सारे पीयर्स होंगे, आफ्टर 12th वो अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री जा रहे होंगे, कुछ लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, राइट। सो पीपल ऑल्सो शिफ्ट, तो फ्लोज के साथ डील करती है। अब ये फ्लो आपके आइडिया का भी हो सकता है, आपकी कैपिटल भी हो सकती है, आपकी कमोडिटी भी हो सकती है, और पीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस बन गई, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है हमारे इस कॉन्सेप्ट का। साथ के साथ हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है इट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी है, अगेन अच्छे भी हैं, बुरे भी है, कल्चरल कंसिक्वेंसेस भी है। तो काफी सारी डायमेंशंस के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी आम जिंदगी को रोजाना इंपैक्ट कर रहा होता है, सही है। आगे चलते हैं, सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन से ऐसे कारण हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। सबसे पहला तो वही है कि नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, राइट। कोई भी इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ना। किसी कंट्री के पास मिनरल्स नहीं है, किसी कंट्री के पास मिनरल्स है तो उसके पास कुछ और रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करती है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लेती है, बदले में अपने मिनरल प्रोडक्ट्स को बेच देती है ना। तो यही था, जैसे अगर हम सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लेते हैं तो सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट कंट्री थी, है ना, और आज वो किस मुकाम के ऊपर पहुंची हुई है, कैसे उसने डेवलप किया, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रेड, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सही है। तो हिस्टोरिकल बेसिस है, यानी बहुत डीप हिस्टोरिकल रूट्स चल रही है, आज से 10 को सालों बहुत टाइम पहले से ये ट्रेड वगैरह चलता आ रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट समथिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, सही है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रूल, अब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है उतना ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन आपको फैलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके टेलीग्राफ्स हो गए, टेलीफोन हो गए, माइक्रोचिप्स हो गए, जब से इनकी इन्वेंशन हुई है आपका जो ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो और भी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, अब पहले लोग गुड्स को इंपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे पास रेफ्रिजरेटेड सिस्टम है कि शिप्स के अंदर से जो सामान आता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, खाने का अगर कुछ सामान आ रहा है तो उसको आप महीनों तक अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास अगर पैसा है तो आप फ्लाइट बुक कीजिए, एक देश से दूसरे देश जाना आपके लिए आसान हो गया है, ठीक है। कमोडिटीज को आपको इंपोर्ट करना है तो आपके पास ट्रेन भी है, आपके पास बसेस भी हैं, आपके पास एरोप्लेन्स भी है, आप हर तरीके की कमोडिटी को एक देश से दूसरे देश तक लेकर के जा सकते हो, लोग और आसानी से जा सकते हैं, पैसा और भी आसानी से इन्वेस्ट किया जा सकता है, आइडियाज़ भी बहुत आसानी से फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पड़ता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, डिफरेंशियल पेस ऑफ ग्लोबल फ्लोज, कि जहां तक कि अगर हम एक तरफ बात करें हमारी कैपिटल और कमोडिटीज जितना जल्दी क्विकली और वाइडली मूव करती हैं, द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब वो थोड़ा कम है, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज होते हैं कंट्री में। अगर आपको जाकर के सेटल डाउन होना है तो आपको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो और अगर हम कंपेयर करें तो लोगों के मुकाबले कैपिटल और कमोडिटीज ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा वाइडली फ्लो
कर रही होती है एक देश से दूसरे देश की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस, वही है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है ना, ये लोगों की ज़रूरत भी है। वही अगैन कि कोई भी एरिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है, राइट। तो ये हमारी एक बेसिक नीड बन चुकी है। नेक्स्ट, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ इवेंट्स। अब ग्लोबलाइजेशन का आपको अच्छा इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई सामान अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी कंट्री से फटाफट उसको इम्पोर्ट भी करा सकते हो। आपके पास अगर पैसा है तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटिस्टिक जगहों पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन इसके नुकसान ये भी है कि बर्ड फ्लू हो गया, सुनामी हो गया, राइट। अब ये ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी नेशनल बाउंड्री के बाउंड नहीं होती। तो जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है तो इसके ग्लोबल रेपरकशंस होते हैं और जिसको सभी सरकारों को बैठ करके कोऑपरेट करके डील करना होता है। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है कोविड-19 का। चाइना से शुरू हुआ था, पूरे संसार के अंदर फैल गया था। ठीक है, हर कंट्री को अपने लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ कोऑपरेशन करना पड़ा था। उसी के बाद जाकर के काफी हद तक ये कम हो पाया था। ठीक है, तो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हम कह सकते हैं हमारी एक बेसिक नीड बन चुकी है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आता है कंसिक्वेंसेस, कि क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन सेपरेटली एक चीज के ऊपर भी पूछा जा सकता है, दैट मेंशन डाउन एनी 4 कंसिक्वेंसेस ऑफ 4 पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन या 4 इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, या आपसे इन जनरल भी पूछा जा सकता है मेंशन डाउन एनी 6 कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें आप तीनों को ही मिक्स मर्ज करके लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास डीमेरिट्स दिए हुए हैं। डीमेरिट्स में पहला ये है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है कहीं ना कहीं वो इरोड हो गई है। कहते हैं कि जैसे आज के टाइम पे जो स्टेट्स है दे आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स मिनिमलिस्ट स्टेट, है ना, कि हम सिर्फ जो हमारा बेसिक फंक्शन है, जो पॉलिटिकल फंक्शन है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है ना, हमें सिटीजन्स की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है, उनको वो परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो हमारा वेलफेयर सिस्टम था, वेलफेयर सिस्टम जैसे लैंड जो है उसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, राइट। अब मैक्सिमम कंट्रीज में तो पहले जहाँ पे सरकारें सोशल वेलफेयर की स्कीम होती थी, सोशल इंसेंटिव्स देती थी कि सरकारी अस्पताल बहुत ज़्यादा थे, उनके ऊपर सरकार बहुत पैसा इन्वेस्ट करती थी, सरकारी आपके स्कूल्स बहुत ज़्यादा थे, राइट। लेकिन अब ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रक्चर था जिसमें स्टेट अदर देन लॉ एंड ऑर्डर की बजाय और बाकी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मॉनिटरिंग करता था, इन्वेस्ट करता था, वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि स्टेट की कैपेसिटी कहीं ना कहीं इरोड होती हुई हमें देखने को मिल रही है। प्राइवेट एक्टर्स हमारे मार्केट के अंदर आने लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा राइज ऑफ मार्केट। अब क्या होने लग रहा है, पहले हमारे पास क्या होता था, स्टेट डिसीजंस लेती थी, स्टेट लॉज बनाती थी, स्टेट पॉलिसीज बनाती थी, कोई भी अगर ट्रेड को लेकर के, कंपनी पॉलिसीज को लेकर के, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे एमएनसीज का रोल हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगेन वही प्राइवेटाइजेशन हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट के अंदर डिक्लाइन हो गया है और अब जो मार्केट है वो प्राइमरी डिटरमिनेंट बन चुकी है हमारी इकोनॉमिक और सोशल प्रैक्टिसेस, प्रायोरिटीज को लेकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स हैं। ठीक है, पहला यही है कि जरूरी नहीं है कि स्टेट कैपेसिटी को ग्लोबलाइजेशन हमेशा डिक्रीज ही करता है, डिमिनिश ही करता है। काफी बार स्टेट को ये और पावरफुल बना देता है। जैसे हम ई गवर्नेंस कर सकते हैं, राइट। ई कोर्ट्स आपकी स्टार्ट हो गई है कि आपके जो कोर्ट्स की हियरिंग्स होती थी वो ऑनलाइन होने लग गई है और भी ज़्यादा एफिशिएंट होने लग गई है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देता है स्टेट की कैपेसिटी को, राइट। और भी ज़्यादा जो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उससे सरकार के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाना बहुत आसान हो गया है, अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर पाना, जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा एडवांस होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। तो यही है कि ये स्टेट को एम्पावर करता है रेदर देन वीकनिंग इट, राइट। तो अभी भी अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो स्टेट रिमेन्स द प्राइमरी बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। स्टेट सुप्रीम है, आज भी सरकार सुप्रीम है, राइट। ट्रेडिशनल राइवलरीज चलती रहती है बिटवीन कंट्रीज कि वो कौन इन्फ्लुएंस करेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, राइट। सो आज भी ये चलता रहता है। अगर हम ग्लोबल लेवल के ऊपर देखते हैं तो जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है, साउथ कोरिया बहुत आगे है, लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स पे आज भी कौन स्ट्रांग है, यूएसए स्ट्रांग है, रशिया स्ट्रांग है, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी जो वो बनी हुई है ना सुपीरियरिटी, उसको नहीं बीट कर सकते हैं, राइट। तो दोनों ही है, मेरिट्स भी है एंड डीमेरिट्स भी है। हर चीज़ के अपने नुकसान है, फायदे हैं। कुछ आप अपने आप अलग से पॉइंट बना करके लिख सकते हो, है ना। आपके माइंड में होंगे कुछ पॉइंट्स, तो वो भी आप इजीली इसके अंदर मिक्स मैच करके लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ट्रेड इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब गुड्स और सर्विसेज दो कंट्रीज के बीच में और भी ज़्यादा सही तरीके से
ट्रेड की जा सकती है, बिकॉज एक तो टाइम कम हो गया है, आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपके पास अच्छा एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, आपके पास अच्छा एक प्रिजर्वेशन सिस्टम है कि आप सामान को सही तरीके से स्टोर करके एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बन चुकी है ना। अब कंट्री और भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है, बिकॉज अब हमारे पास एक ग्लोबल मार्केट है, लोग एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक दूसरे की कंट्री के अंदर, तो ये भी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अब जो MNCs हैं वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, राइट। काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे चाइना, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है आज के टाइम पे, सही है। चाइना तो अब खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। एक टाइम था जब चाइना के अंदर आकर के वेस्टर्न कंट्रीज इन्वेस्ट किया करती थी, अब चाइना इन्वेस्टर बन चुका है, एंड किस तरीके से वो अपनी इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से, सॉरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज से इन्वेड कर रहा है। पाकिस्तान का उसने आधा हिस्सा खरीद चुका है ऑलमोस्ट कर्जे के अंदर, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो और छोटी छोटी कंट्रीज़ है, म्यांमार हो गया, या इधर हमारे गल्फ रीजन के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को बहुत सही तरीके से लेकर के चल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं पावर एक्सपैंड हो रही है। ओके, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, तो अब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र वही है कि आप नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली शेयर कर सकते हो, है ना। जैसे कि लेट्स सपोज आपको कोई भी टेक्नोलॉजी है, लेट्स सपोज चाइना ने कुछ डेवलप किया, वो दूसरी कंट्री को बेच सकती है, या फिर अपने वहाँ पे प्लांट सेटअप कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी और नॉलेज को पास ऑन करना, ट्रांसफ़र करना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेबर मार्केट के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब वही है, ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी सारी जॉब्स, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, राइट, तो काफ़ी सारी जॉब्स चली भी गई है। जो पहले लोग काम किया करते थे, जिसमें पीपल की रिक्वायरमेंट होती थी, अब उनको मशीन्स रिप्लेस कर रही है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आउटसोर्सिंग के थ्रू काफ़ी सारा काम होता है। बहुत सारी कंट्रीज है जिनके कॉल सेंटर्स इंडिया के अंदर है, जिसमें बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, तो उनका घर उससे चल रहा है, ठीक है। ऑफशोरिंग एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पैटर्न के ऊपर, वेजेस के ऊपर, है ना। तो लेबर मार्केट के अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि आज के टाइम की जो हमारी यूथ है, इंडियन यूथ है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जाकर के माइग्रेट कर रही है, बिकॉज वहाँ पे उनको थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या वेजेस वहाँ पे बेटर मिलता है। तो यहाँ का जो हमारा टैलेंट है वो दूसरे देशों के अंदर जा रहा है, तो वो भी एक बैड इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं। इनकम इनक्वालिटी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक रिच वर्सेस पुअर का गैप दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ कंट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लोग भी दूसरे एरिया से माइग्रेट कर करके आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, राइट। तो इनकम इनक्वालिटी भी हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, राइट। दोनों ही पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी है तो एम्प्लॉयमेंट घटी भी है, राइट। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ भी हुई है, क्योंकि मशीन वर्क आ गया है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी कैसे, आउटसोर्सिंग हो रही है, ऑफशोरिंग हो रही है कामों की, राइट। तो हर चीज़ का टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हो तो उसका फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो आप पॉइंटर्स बहुत ईजिली बना करके लिख सकते हो इन टॉपिक्स के अंदर। ओके, थर्ड चलते हैं, दैट इज कल्चरल कंसीक्वेंसेज। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आज के टाइम पे। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर देखते हो तो दैट इज मच मोर सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। जीन्स कल्चर है, राइट, ड्रेसिंग स्टाइल कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मैकडोनलाइजेशन हो चुका है ना। बैगडी कल्चर बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर है, ठीक है। तो आपको उतना डाइवर्स बैकग्राउंड नहीं देखने को मिलता है। अगर हम अपने ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हमारे दादा दादी के टाइम पे जो डाइवर्सिटी होती थी खाने में वो बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो हम भी बर्गर पिज्ज़ा वाले बन गए हैं, राइट। तो वो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, तो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हमारी प्रेफरेंसेस को बहुत ज़्यादा शेप करती है ना। फूड को लेकर के, फूड के ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्लोथिंग, हम थोड़ा मॉडर्न साइड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली हमारे पास अच्छी अच्छी वैरायटी के अंदर ड्रेसेस होते थे हर फेस्टिवल के लिए। अगर आप हर स्टेट के अंदर जाओगे तो इनका एक अलग खाना है, अलग कल्चर है, अलग रहन सहन है, अलग क्लोथिंग है, राइट। बट इट इज़ अब जनरलाइज होती जा रही है, राइट। एक यूनिफॉर्म कल्चर बनता जा रहा है, तो जिसको बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यानी एक सा ही कल्चर बनता जा रहा है, उसका डोमिनेंस होने लगता है। तो कहीं ना कहीं खतरा है हमारे कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन के ऊपर, जो हमारी डाइवर्सिटी हुआ करती थी, राइट। लेकिन ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए, ये इसके डीमेरिट्स हो गए हैं। अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, राइट, कि ब्लेंड हो रहा है, लोग कुर्ते को जीन्स के साथ पहन रहे हैं, राइट। तो वो ट्रेडिशनल आप एक तरीके से कोलैबोरेशन हो रहा है दो कल्चर्स का, है ना। सिमिलरली खानों के अंदर भी हमें काफ़ी सारी ब्लेंडिंग देखने को मिल रही है। लोग इडली सांभर भी खाते हैं तो बर्गर भी खाते हैं, तो कल्चरल ब्लेंडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे बर्गर चल रहा है तो वी हैव मल्टीपल रेस्टोरेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे अच्छा खासा हमारा इंडियन खाना बहुत अच्छा चलता है। ढाबे हमारे बहुत सारे, पंजाबी खाना, साउथ इंडियन खाना, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है।
सो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका कल्चर दूसरे कंट्रीज के अंदर जा भी रहा है, और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो सुपीरियर पावर है, सुपर पावर है, जिसकी डोमिनेंस बनी हुई रहती है, उसका हमें कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि आपका पुराना कल्चर एरोड होता जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारा बहुत पुराना नाता है, ठीक है, बहुत पहले से ट्रेड चलता आ रहा है। हमने हिस्ट्री के अंदर अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखा है कि कैसे दूर दराज के एरियो के साथ ट्रेड था, राइट। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हमारी थोड़ी कॉलोनियल टाइम से है, तो हम कहते थे कि कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, है ना, इंडिगो जाता था हमारे यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ब्रिटेन लेके जाता था, कॉटन यहाँ से लेकर के जाता था, फिनिश्ड गुड्स भी यहाँ से लेकर के जाता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था। तो हमारे यहाँ पे कुछ खास स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया था, इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हो पाई थी, बिकॉज वो क्या करते थे, यहाँ सिर्फ कॉटन उगाते थे, कॉटन को उधर ले जाते थे अपने लिवरपूल के अंदर, वहाँ इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे कपड़े बना करके और फिर उनको बेचा करते थे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। तो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो हमारा एम था कि हम सेल्फ रिलायंट बनते हैं, है ना। हमने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपनाया क्योंकि हमें पता था कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का मतलब था कि बाकी की जो कंट्रीज है, आउटर कंट्रीज, हमारे यहाँ पर कुड नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। ये है हमारा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब, बाहर के लोग आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपनी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। तो उस टाइम पे हमने ये कोशिश की थी कि हमारे यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स है ना, उनको सरकार अगर थोड़ा हेल्प करे, थोड़ा फाइनेंसेस दे, थोड़ा गाइडेंस दे, तो वही ग्रो हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनकरेज किया था और हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब बाद में कुछ टाइम बाद प्रोटेक्शनिज्म के बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, क्योंकि अब हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, हमें किसी दूसरी कंट्री से लेनी पड़ेगी, राइट। पैसा देके या कोई भी डील क्रैक करके, वो अगर यहाँ पर पे आकर के अपने प्लांट्स लगाते हैं तो होगा, जैसे मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो जापानीज कंट्री है, उन्होंने यहाँ पे आकर के प्लांट लगाए, सैमसंग हो गई, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो इनके प्लांट्स, इंडस्ट्रीज है, उनके अंदर एम्प्लॉयड हैं, साथ के साथ हमारे यहाँ पे काम भी अच्छा खासा चल रहा है, राइट। तो अब हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हम हेल्थ में ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब आप हेल्थ के अंदर कोलैब करते हो बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो वो अपनी दवाइयों का जो फॉर्मूला होता है, जो भी उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो रही थी, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या किया भैया, 1991 के अंदर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया इन फाइनेंशियल क्राइसिस को कॉप अप करने के लिए, ठीक है। 1991 के अंदर हमने अडॉप्ट कर दिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हमने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? बॉर्डर ओपन कर दिए हैं, सो दैट हमारे यहाँ पे एफडीआई इन्वेस्ट हो। साथ के साथ वही प्राइवेटाइजेशन, बाकी बाहर के लोग या देश के अंदर रहने वाले लोग अपना खुद का कोई भी लैंड ओन करके कोई भी बिजनेस बना सकते थे। तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट किया कब? 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। ओके, अब हमने पढ़ लिया ग्लोबलाइजेशन क्या है, अच्छा कि क्या है, फ्लोज की कहानी है, आइडिया हो गया, आपका कमोडिटी हो गया, आपका पीपल हो गया, या फिर आपका कैपिटल हो गया, ये चार चीज़ हो गई। फिर हमने पढ़ लिया कि क्या क्या कॉजेज़ है ना, कि बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, इंटरकनेक्टेडनेस है, कोई भी कंट्री सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको किसी ना किसी कंट्री से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, राइट, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया है, तो आपको चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। फिर हमने पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस पढ़ लिए, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस पढ़ लिए, कल्चरल कंसिक्वेंसेस पढ़ लिए। अब काफ़ी ऐसा भी ग्रुप होता है जिसको ग्लोबलाइजेशन पसंद ही ना हो। हमने 1991 के अंदर हमने अपने बॉर्डर्स को ओपन किया, लेकिन वी हैड पीपल जो ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे थे, जो कहते थे कि नहीं भैया हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट का क्रिटिक अगर हम देखते हैं तो उनका यही था कि इससे ग्लोबलाइजेशन से रिच और पुअर का गैप और भी ज़्यादा बढ़ गया है, साथ के साथ स्टेट की एबिलिटी कम होती जा रही है, राइट, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, ठीक है। राइट विंग वालों का कंसर्न था कि हमें अभी भी सेल्फ रिलायंस वाली जो हमारी पॉलिसी थी या प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसी थी कुछ सेक्टर्स के अंदर, उसी को रखना चाहिए, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, कि सरकार अभी भी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करे एंड सरकार ही जिम्मेदारी ले उन सब चीज़ों की, ठीक है। अब काफ़ी सारी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी होती रही है, राइट,
कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ने की है, जैसे कि प्रोटेस्टेंट प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करते हैं तो 1999 के अंदर WTO के अंदर एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें यही था कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी कोई सुनता ही नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, US हो गई, रशिया हो गई, UK हो गया, फ्रांस हो गया, इन्हीं की चलती है। ये जैसे ट्रेड पॉलिसीज़ बनवाना चाहते हैं WTO वैसे बना देती है, तो उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, हमको तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। ठीक है। सिमिलरली एक और ग्लोबल प्लेटफॉर्म लोगों ने मिलकर के बनाया था, दैट इज वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है। ये नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को ये कहती थी कि ग्लोबलाइजेशन दोबारा से नियो कॉलोनिज्म है, एक तरीके का वही है, थोड़ा सा उसका मॉडर्न वो है अपडेट। ठीक है, कि जैसे पहले ब्रिटिशर्स आते थे खुद, उन्होंने सारी कंट्रीज़ को इन्वेट करके रखा था, अब वो अपना पैसा लगाएंगे इधर। ठीक है, अब वो खुद नहीं आएंगे, वो अपना पैसा लगाएंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे देश को चलाएंगे, हमारी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारी सरकारों की पावर को डिग्रेड करेंगे। राइट। सो इन्होंने कहा कि ये नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन है या नियो कॉलोनिज्म है। राइट। एंड इन्होंने कहा कि अब बहुत सारे नुकसान है, ह्यूमन राइट्स का नुकसान होगा, इन्वायरमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत मैसिव स्केल के ऊपर अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, लेबर राइट्स की बात नहीं होगी, सोशल जस्टिस नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगा। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो क्या हमें ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। ठीक है। हमारी खुद की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत बड़ा नाम बन गई है, जिनके डिफरेंट टाटा, राइट, जिनके अलग अलग देशों के अंदर आज के टाइम पे उनके बिजनेसेस हैं, अंबानी, ठीक है, रिलायंस हो गया अपने पास। राइट। सो फायदा भी है, नुकसान भी हुआ है। ऑब्वियसली कुछ सेक्शन है सोसाइटी का जिसको बहुत नुकसान हुआ है इसकी वजह से। राइट। लोअर क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बिकॉज बहुत सारे फॉरेस्ट कट करके वहाँ पे MNCs आ गई है। राइट। तो हर तरीके का नुकसान हमको देखने को मिला है, लेकिन कंसीडरिंग द सिचुएशन वो उस टाइम पे हमारी नीड ऑफ आर थी। राइट। कि उस वजह से हमारा ये इकोसिस्टम डेवलप हो पाया एंड मे बी अगर हम और भी पहले कर लेते तो क्या पता हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते। ठीक है। ओके, आगे आते हैं। इंडिया इज रेजिस्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो डाइवर्स सोर्सेज से हमें रेजिस्टेंस ये देखने को मिल रहा था, जैसे लेफ्ट विंग वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लेकर के, है ना। हमने फोरम्स पढ़ी, काफ़ी सारी ऐसी फोरम्स इंडिया में भी बन गई थी, जैसे इंडियन सोशल फोरम। ठीक है। लेबर जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं भैया MNC की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट ये है, ऑपोजिंग टू पेटेंटिंग। ठीक है। पेटेंटिंग बेसिकली क्या होता है? पेटेंटिंग, लेट्स सपोज अभी हम बताते हैं कि जो नीम का पेटेंट था, है ना, वो अमेरिका ने या यूरोप ने ले लिया। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान भी नीम की पेटेंटिंग लेने के लिए गया था। राइट। तो बेसिकली ये मतलब क्या है, अमेरिका ने कहा कि भैया हमने आज, हमारे साइंटिस्ट ने मिलकर के रिसर्च की है कि नीम से आपके वाउंड्स, जो आपके घाव है वो भर सकते हैं। ठीक है। वाउंड्स आपके हील हो सकते हैं। सिमिलरली हल्दी को लेकर के भी एक डिबेट है। राइट। अभी आई डोंट नो कौन सी कंट्री थी, यही वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने कहा कि आज हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, जो आपके सूजन के अंदर या काफ़ी चीज़ों के अंदर आपको हेल्प करती है। राइट। तो ये होती है पेटेंटिंग, यानी आप जा करके किसी चीज़ को क्लेम करते हो कि हमारे कंट्री ने या हमने इस चीज़ की नॉलेज को पता लगाया, तो वो उसका राइट लेते हैं, एक राइट ले लेते हैं कि हाँ जी हमने ये ऑफिशियली चीज़ की है। राइट। तो अगर ये बात करते हैं नीम पेटेंटिंग अमेरिका, ये 1990s के फेज़ की बात है, तो यार नीम हल्दी तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने टाइम से यूज़ होती आ रही है। राइट। हमारे दादा परदादा इन्हीं चीज़ों से ठीक होते थे, ये दवाइयाँ तो बाद में आई है। राइट। ये जो बेसिक हमारे पास जो भी हर्ब्स थी, स्पीसीज थी। राइट। तो पेटेंटिंग का बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ कि किस तरीके से हमारा जो एक्चुअल में जो हमने चीज़ें डेवलप की थी, जो हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, दशकों से यूज़ करते आ रहे हैं, पता नहीं कब से यूज़ करते आ रहे हैं, अब ये कल के आए हुए कहते हैं कि हमने डेवलप किया है। राइट। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आया था। ओके। बट यही था। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स के कंसर्न थे। अब यही था कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है, अगर टीवी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो फॉरेन जो टीवी चैनल्स आते थे, दे वर मच मोर मॉडर्नाइज्ड बैक देन। ठीक है। तो कहते थे कि अगर हमारे बच्चे ये देखेंगे तो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन होता है या जो वेस्टर्नाइजेशन है ड्रेसेस का, राइट, जब वो होगा तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर या जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है, कल्चरल जो हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इंडिया का जो रेजिस्टेंस था ग्लोबलाइजेशन से, वो अलग अलग लोगों की तरफ से आ रहा था। कई लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कई फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई लेफ्ट विंग वाले कर रहे हैं, तो राइट विंग वाले कर रहे हैं। राइट। एंड डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए आ रहा था। कोई इन्वायरमेंट को लेकर के कंसर्न था, कोई ह्यूमन राइट को लेकर के कंसर्न था, कोई सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के कंसर्न था, कोई कहता था कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। राइट। तो ये हमें देखने को मिला है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही छोटू सा चैप्टर था, बहुत ही आसान सा चैप्टर था कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इट डील्स विद द फ्लो। 4 तरीके के फ्लो हम बता सकते हैं, बहुत इजीली हम लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स। आइडियाज़ के बारे में आप लिख सकते हो, कैपिटल के बारे में फिर आप लिख सकते हो कि एफडीआई होती है, एमएनसीज होती है। ठीक है, ये सब लिख सकते हो। कॉजेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज हमने पढ़ लिए। ठीक है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज में एक पॉइंट मेरे को अभी याद आया था, ये था कि आपका जो मार्केट है वो और भी ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। मार्केट डाइवर्स से मतलब है कि आज अगर आप बाजार में जाते हो तो आपके पास 15, 20, 25 ऑप्शंस होते हैं। एक दुकान पे भी चले जाओ तो अगर आपको एक जूता पसंद नहीं आया तो आप दूसरा ले लीजिए, दूसरा नहीं आया तो तीसरा ले लीजिए, राइट। तो आपकी चॉइसेस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल्चरल कंसिक्वेंसेज हमने पढ़ लिया कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिश्ता नाता था, है ना, और कब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कैसे कैसे लोगों ने रेजिस्ट किया, राइट। तो ये हम देख चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।